So this is the working of piezoelectric. ठीक है जी. So I am making the circuit first. So this is your LC circuit. Clear है जी. This is inductor and this is capacitor. Then we need feedback from transistor, emitter, collector. This collector is joined here. We need high tension battery as well. So we have this. And this is DC high tension battery. ठीक है जी. Emitter is grounded for avoiding the heating of oscillator because of excess current. Then we have a base and another coil Y. ठीक है जी. So this is the left side of piezoelectric construction. सर वेटिंग रूम में बच्चे वेट कर रहे हैं बहुत सारे. Manmeet, you please join all the students. Yes, sir. So when capacitor is fully charged, high tension battery is in the circuit, capacitor is fully charged and it is discharged through the coil X by pushing the current. So current इस direction में जा रहा है यहाँ पे. So moving current can produce magnetic field. ठीक है, which is this magnetic field here is linked to this lower portion magnetic field here. ठीक है, and this will produce induced EMF E is equal to कितना होता है बचे? L di by dt with a negative sign. Okay, because of Lenz's law. So this is joined here. So ये दोनों तो coupled हो गए due to magnetic field. So instead of putting a rod, which was the case of magnetostriction method, we have kept another coil. Number of turns depend करता है बच्चे आपको कितनी resonance frequency लेनी है. ठीक है, and we have two plates A and B for putting mechanical pressure on क्वार्ट्ज क्रिस्टल. सो मैंने एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल ए और बी जो मैकेनिकल प्लेट्स हैं इनके बीच में रख दिया. ठीक है जी. अब मैग्नेटिक फील्ड इन कॉइल एक्स एंड वाई, इट इज आल्सो लिंक्ड टू द कॉइल जेड हियर. ठीक है, म्यूचुअल कपलिंग है. म्यूचुअल कपलिंग की वजह से बच्चे इसमें पोटेंशियल या ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा यहाँ पे. एक्स और वाई का जो फील्ड है मैं आपको बताता हूं. मुझे फील्ड यहाँ पे इस तरह से, ये जो इसका ऑरा है, ठीक है, ये जो इसका फील्ड है एक्स और वाई का, एक्स में जो फील्ड प्रोड्यूस है उसको वाई को भी, वाई कॉइल भी उसको कट कर रही है और जो जेड कॉइल है वो भी उसको कट कर रही है. ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एक्स एंड वाई इज कट बाय जेड कॉइल. सो कट कर रही है तो कुछ ना कुछ ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. कितना होगा? इफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज कैपिटल एम, सो इट इज कैपिटल एम डी बाई डी टी. ठीक है जी. दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज चेंजिंग विद टाइम, क्योंकि आपका करंट जो है ऑल्टरनेटिंग है, फील्ड फ्लिप कर रहा है, चेंज कर रहा है. सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड हियर एंड ड्यू टू चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? E इज इक्वल टू माइनस dv बाय dl. ठीक है, ये v इज पोटेंशियल डिफरेंस और E है अप्लाइड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका. सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड A और B प्लेट पे विद चेंजिंग पोलैरिटी क्वार्ट्ज क्रिस्टल के ऊपर फॉल कर रहा है. तो यही हमारा पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था कि आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चेंजिंग पोलैरिटी अगर किसी क्वार्ट्ज क्रिस्टल के ऊपर लगाओगे तो वो इन टर्न अल्ट्रासोनिक प्रोड्यूस करेगा. सो जैसे ही आपने ए और बी पे मैकेनिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, दिस क्वार्ट्ज क्रिस्टल विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग और ये इन टर्न आपको अल्ट्रासोनिक प्रोड्यूस करके देगा. अल्ट्रासोनिक्स ऑफ 50 मेगाहर्ट्ज अप टू 50 मेगाहर्ट्ज. ठीक है जी. So this was the working of piezoelectric method. अब इसमें कोई डाउट है बच्चे तो पूछ सकते हो, क्योंकि इसका टैंक सर्किट, इसका ट्रांजिस्टर बायसिंग और ट्रांजिस्टर फीडबैक है ना, वो तो मैंने ऑलरेडी मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड में भी आपको एक्सप्लेन किया था, वो सेम था. यहाँ इसमें सिर्फ नया क्या आया कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग ए रॉड इन एक्स एंड वाई कॉइल, वी हैव टेकन द मैग्नेटिक फील्ड of x and y which is mutually coupled to another coil z, क्योंकि हमने क्वार्ट्ज क्रिस्टल प्लेस करना है. अब क्वार्ट्ज क्रिस्टल को तो मैं उसके बीच में नहीं रख सकता ना, कॉइल के बीच में.
तो मुझे क्योंकि क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, बट आपके पास एक्स और वाई को कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो मैंने उसको म्यूचुअली कपल किया Z कॉइल से। Z कॉइल इज कटिंग इन द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल X एंड Y। अब जैसे ही वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस E इज इक्वल टू M dA by dt। M इज स्ट्रेंथ ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कि कितना आपको, अगर ये इस पे भी डिपेंड करता है बच्चे, X और Y कितना क्लोज है, ये डिस्टेंस कितना है, या नंबर ऑफ टर्न्स X या Z में ये कितने हैं, ठीक है। ये आपने प्लस टू की डिटेल में पढ़ा होगा बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला यूनिट में, कि हाउ नंबर ऑफ टर्न्स आर चेंजिंग द पोटेंशियल एज वेल एज फील्ड। तो आपको उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपका जो फीडबैक में आ रहा है दैट इज ड्यू टू L इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, और यहाँ जो आपका आ रहा है दिस इज ड्यू टू, दिस पोटेंशियल इज ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस M dA by dt। और ये चेंजिंग पोलैरिटी के साथ कभी ये A प्लेट प्लस हो जाएगी, कभी माइनस हो जाएगी, एज योर अप्लाइड फील्ड इज फ्लिपिंग द पोलैरिटी। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ ये जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है इसके ऊपर मैकेनिकल प्रेशर लग रहा है, एंड इट विल प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक बाय डूइंग द ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशंस। क्लियर है जी? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर एक बार थोड़ा सा फिर से बताना, वो मेरा नेटवर्क चला गया था पीछे से थोड़ा सा, ये प्रेशर वाली चीज। बच्चे आपको पीजोइलेक्ट्रिक मेथड में क्या कैसे अल्ट्रासोनिक प्रोड्यूस करोगे? क्वार्ट्ज क्रिस्टल देखो, डायरेक्ट पीजोइलेक्ट्रिक है कि आपने मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई किया क्वार्ट्ज क्रिस्टल पे, ठीक है, और उसने इन टर्न पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस किया। अब चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो फील्ड की टर्म में बात कर सकते हो। आप ये चेक कैसे कर सकते हो? क्वार्ट्ज क्रिस्टल पे आप ऑपोजिट फेसेस पे वोल्ट मीटर लगा लो, तो आपको पता लग जाएगा जैसे ही आपने प्रेशर डाला वोल्ट मीटर विल स्टार्ट डिफ्लेक्शन। अब अल्ट्रासोनिक कैसे प्रोड्यूस करनी है? अब हमें इस पे अप्लाइड फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी है, जिसकी वजह से मेरा क्रिस्टल, अब फील्ड लगाने से मैकेनिकल प्रेशर आएगा या मैकेनिकल प्रेशर लगाने से फील्ड आएगा। मैकेनिकल प्रेशर लगाने से जो फील्ड आया दैट इज डायरेक्ट पीजोइलेक्ट्रिक, फील्ड लगाने से जो मैग्नेटिक चेंज आया, प्रेशर आया, वो है इनवर्स पीजोइलेक्ट्रिक। तो हम जो इस मेथड में यूज कर रहे हैं विद द प्रिंसिपल ऑफ इनवर्स पीजोइलेक्ट्रिक, कि हमें फील्ड लगाने से ऑसिलेशन मिले। अब फील्ड कौन सी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पे, यहाँ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है जी। और ये जो प्रेशर आ रहा है ये क्वार्ट्ज के ऊपर आ रहा है ड्यू टू पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी। यस यस यस, ओके सर। आपका फील्ड इस तरह होगा ना, वेव की तरह। यस सर। सो उस वजह से, और ये जो कॉइल X है यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल Y है यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है, और कॉइल Z है यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है। बट इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा, है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसको आप बोलते हो। सो आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है इन कॉइल X, Y एंड Z, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा भी आप कह सकते हो। वो हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे कि कैसे प्रोड्यूस करता है वो, ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ नीश बोलो। सर आप वो स्लाइड, इसकी स्लाइड नहीं देखनी फिर? बच्चे इसकी स्लाइड की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बोला है बच्चे स्लाइड्स मैं 100% नहीं यूज कर रहा हूँ, और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि जो स्लाइड में लिखा है वो आपको करना ही करना है। उसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, उसमें बहुत कुछ कम भी दिया हुआ है, दैट इज ओनली फॉर रेफरेंस। बट आपको बुक तो पढ़नी पड़ेगी ना। अगर सर इसका वर्किंग आती है पेपर में? क्यों नहीं आएगी भी? क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जरूर आएगी। सर लिखना भी आना हमें। तो बुक पढ़ो ना बच्चे, अब मैं आपको बुक तो नहीं फीड करूंगा ना। ओके सर। एक और क्वेश्चन था बच्चे आप लोगों का, कि ये जो अल्ट्रासोनिक जो हमने सोनार टेक्निक की रेंज की थी, कि सी बेड से रिफ्लेक्ट कैसे हो रही है, या जो हम फ्लॉ डिटेक्ट करते थे तो उसमें से रिफ्लेक्शन कैसे हो रही है ना। वन ऑफ द क्वेश्चन कि यहाँ अल्ट्रासोनिक यहाँ से नीचे गई और वो रिफ्लेक्ट होकर ऊपर कैसे आ गई, ये सी बेड में ट्रेवल क्यों नहीं कर गई? क्वेश्चन था ना बच्चे आपका? यस। सो आई हैड द आंसर बट आई वांट टू बी 100% श्योर। तो इसमें ऐसा है बच्चे कि जैसे ही आपका सरफेस सी लेवल से आपने अल्ट्रासोनिक नीचे भेजी, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये क्या है, दिस इज ऑल फिल्ड विद और डेंसर ऐसे कुछ वाटर है ना। सो और यहाँ पे आके आपका क्या हुआ, मीडियम चेंज हुआ। सी बेड है तो रॉक होगी या सैंड होगी या जो भी मटेरियल होगा, यहाँ पे कुछ और मटेरियल हो जाएगा। सो आपका क्या है, वेव यहाँ से ट्रेवल करती है, उसको चेंज ऑफ मीडियम मिला, सो सम पार्ट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक एंड सम पार्ट विल बी ट्रांसमिटेड। इट विल डिपेंड अपॉन द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू द लोअर सरफेस, ठीक है जी।
सो उसकी वजह से ये जो आपका पार्शियली रिफ्लेक्टेड है, आप रिसीव कर रहे हो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड पार्ट, तो ये जो आपने यहाँ से भेजी वो 100% रिफ्लेक्ट होके नहीं आ रही, पार्शियली इट विल बी रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली इट विल बी ट्रांसमिटेड। और अब हम देखते हैं वो जो फ्लॉ था मेटल के अंदर, जैसे यहाँ पे कुछ फ्लॉ है, सो आपने यहाँ से सिग्नल भेजा ए पॉइंट से, ये बी पॉइंट पे गया और आपने CRO की रीडिंग ली, तो यहाँ कोई इशू नहीं है इन पॉइंट्स में, पर वो जैसे ही यहाँ पे फॉल किया और आपने इसको यहाँ रिसीव किया, तो अब वो यहाँ पे आपको इस तरह से फ्लॉ दिखाने लगे। इसमें भी वही कंसेप्ट है, अगर यहाँ पे कुछ फ्लॉ है, इट मींस इरेगुलर स्ट्रक्चर है, बाकी जो आपकी मेटल की स्ट्रक्चर है उससे इरेगुलर है, तो हो सकता है इसमें एयर भी ट्रैप की हो या कुछ और डस्ट पार्टिकल भी हो, ठीक है। ड्यू टू दिस द चेंज ऑफ मीडियम इज देयर यहाँ पे, ठीक है, जो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया वही यहाँ पे होगा, ड्यू टू ट्रैप्ड एयर और डस्ट पार्टिकल और एनी अदर रिस्पॉन्सिबल थिंग, यहाँ पे आपका पार्शियली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पार्शियली यहाँ से ट्रांसमिट भी हो जाएगी, सो यू आर रिसीविंग ओनली रिफ्लेक्टेड पार्ट एट पॉइंट बी। ए से आप अल्ट्रासोनिक सेंड कर रहे हो और बी पे रिसीव कर रहे हो, ठीक है बच्चे। तो सर ये तो बस प्योर मेटल्स के लिए होगा ना? बच्चे प्योर मेटल है तो आपको CRO पे कोई भी एम्पलीट्यूड चेंज नहीं दिखेगा, बट इफ इट देयर इज फ्लॉ यू विल सी द सिग्नल विल बी डिस्टॉर्टेड। सो वही अगर इम्प्योर होगा तो बीच में मटेरियल चेंज होगा तो स्पीड वगैरह चेंज हो जाएगी। yes 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 obviously so this was the ultrasonic and these are your two doubts which I have already explained now. Any other doubt? Sir, I had a doubt in magnetostriction method. क्या doubt है मुझे? So there's a line saying the dimension of nickel rod being much more than the wavelength of ultrasonic waves, plain ultrasonic waves are produced. Sir, इसमें plain ultrasonic wave का क्या मतलब है? मुझे प्लेन अल्ट्रासोनिक मींस सिंगल प्लेन में। सो आप किस बुक से पढ़ रहे हो वैसे तो ये लाइन? तो मैं आपको उसको Sir, देख के N.K. Verma. उसमें से पढ़ के मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मुझे, ठीक है। सो ये लाइन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। इफ देयर इज नो अदर डाउट देन विल स्टार्ट द नेक्स्ट यूनिट, ठीक है मुझे। इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी मुझे सर हमारे सेशनल के एग्जाम कब होंगे? बजे इट विल टेक प्लेस सून, क्योंकि अभी मुझे कोऑर्डिनेटर ने लास्ट वीक ही पूछा है कि आपका कितना सिलेबस कवर हो गया। एक्चुअली आपके जो MST लेने हैं ना, सो वो जो है बाकियों के ऑलमोस्ट इंटरफेरेंस कंप्लीट हो चुका है, डायफ्रैक्शन पे आ गए हैं वो लोग, बट आपका भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टार्ट हो रहा है। सो देखना पड़ेगा कि कैसे आपको सिंक्रोनाइज करना है, क्योंकि जो एग्जाम होता है ये कलेक्टिवली होता है। फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे हैं सभी का एक साथ होगा अप्लाइड फिजिक्स का। सो ये जैसे डिसाइड होता है तो मैं आई विल कन्वे द मैसेज टू यू। अच्छा बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? बिफोर मूविंग ऑन टू द डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ये क्या चीजें हैं? क्या ये एक दूसरे से लिंक्ड है या नहीं? यस सर, लिंक्ड है। Yes, sir, linked. कैसे लिंक्ड है? कैसे प्रूफ करोगे आप? The change in electric field causes magnetism. नहीं, ये प्रूफ कैसे करोगे? सर Simple इलेक्ट्रॉन्स experiment. मूव करते हैं तो सर करंट बनता है, तो सर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से सर हमने बच्चे पढ़ा था फॉर एग्जांपल अगर किसी को फिजिक्स नहीं आती, किसी लेमैन को, देन हाउ विल प्रूव दैट कि आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिसिटी है वो मैग्नेटिज्म के साथ रिलेटेड है, या मैग्नेटिज्म जो है वो इलेक्ट्रिसिटी। एक चीज कर सकते हैं, करंट करंट वाला जो इफेक्ट था उससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं सर। Yes, yes. कैपेसिटर So- के अराउंड सर कंपस मैग्नेटिक बार, अगर मैग्नेटिक कंपास करंट वायर के पास ले जाएंगे तो डिफ्लेक्ट करेगा। Yes, yes, that is Yes, the sir. concept. So in the beginning, जब ये electromagnetic wave का concept नहीं आया था, in the beginning, electricity and magnetism they were considered to be totally different subjects. ठीक है? So एक दूसरे का link नहीं था. So अब in 18th century, Ørsted, a scientist है, Ørsted found that electric current, अगर एक वायर में से आप इलेक्ट्रिक करंट पास करो, इलेक्ट्रिक करंट कैन डिफ्लेक्ट मैग्नेटिक कंपास और निडल। तो अगर मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रख दी है, ठीक है, सो इट विल डिफ्लेक्ट दिस मैग्नेटिक नीडल। सो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका चेंजिंग करंट और फ्लोइंग करंट कैन इफेक्ट मैग्नेटिक नीडल एज वेल। देन लेटर ऑन एम्पियर, another scientist, physicist, so Ampere found that
all magnetic phenomena are due to electric charges in motion. Electric charges, so in motion. So इसकी वजह से सभी फिनोमेना हो रहे हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म के, ठीक है. देन उसके बाद आया कॉन्सेप्ट ऑफ फैराडे, जो आप लोगों ने पढ़ा भी है. फैराडे डिस्कवर दैट मूविंग मैग्नेट, सो अगर आपका ये नॉर्थ या साउथ, ये किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, मूविंग मैग्नेट जनरेट्स इलेक्ट्रिक करंट. सो अगर यहाँ पे मैं कोई वायर रख देता हूँ, सो ये मूविंग मैग्नेट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है जी. सो यहाँ से आपको प्रूफ हो रहा है, एक तरफ तो आपने बोला कि करंट वाले फ्लोइंग वायर है, उसके पास अगर मैग्नेटिक नीडल रखो इट विल शो डिफ्लेक्शन. एम्पियर बोल रहा है ऑल द फिनोमेना इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन, ठीक है. देन फैराडे वेव्स कॉन्सेप्ट के मैग्नेट को मूव करो तो वायर में करंट प्रोड्यूस हो सकता है. सो दिस ऑल प्रूव्स दैट दे बोथ आर लिंक्ड टुगेदर, दे आर नॉट अ सेपरेट सब्जेक्ट, ठीक है जी. सो यहां से एक ये चीज भी पता लग रही है कि टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड. सो अगर electric field is changing with time, it can produce magnetic field. If magnetic field is changing with time, it can produce electric field. ठीक है जी. So this was the concept of electromagnetic wave. Later on, Maxwell gives or combines all the concept and gives electromagnetic equations. Sir, in the above diagram, तो जिसमें I जा रहा है and we are checking it with the magnetic needle, तो सर I वेरिंग होना होगा. हाँ, वेरिंग होगा. कांस्टेंट I पे नहीं दिखाएगा ना? कांस्टेंट I पे नहीं दिखाएगा, ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट चलते हैं हमसे, फील्ड क्या होता है. आपने अब इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी सुना है. व्हाट इज एग्जैक्टली द फील्ड? The area around a charge. The where- area in which a charge is repelled or attracted. तो फोर्स Okay. फील हो जाए जिसमें, उसकी वजह से ड्यू टू दैट पार्टिकल फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन. Area of influence. एरिया और स्पेस अराउंड द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कंसर्न, चाहे चार्ज पार्टिकल है चाहे कोई और पार्टिकल है, इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट. ऐसा ही है ना. ये जैसे आपने चार्ज पार्टिकल बोला कि अगर जहां जहां पे भी चार्ज पार्टिकल पे फील्ड की वजह से फोर्स लग रही है, उस एरिया को हम फील्ड बोलेंगे. तो स्केलर फील्ड क्या होता है? व्हाट इज स्केलर फील्ड? So magnitude but no direction. But no direction. नहीं, ये तो स्केलर की डेफिनेशन है. सो यू हैव टू कंपोनेंट्स, स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है. अब स्केलर में आपके पास यू हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, लाइक डिस्टेंस. बट इफ यू हैव वेक्टर, you have in addition to magnitude you have direction as well, like displacement, ठीक है जी. बट व्हाट इज स्केलर फील्ड? नाम से क्लियर है बच्चे, जो आप आधी डेफिनेशन तो आपने बता दी है. Directionless field. Directionless field. So region of space in which scalar quantity has unique value. So किसी स्पेस में फॉर एग्जांपल स्केलर क्वांटिटी, कोई स्केलर क्वांटिटी से पोटेंशियल, सो पोटेंशियल हैज यूनिक वैल्यू. यूनिक वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड. किसी भी पॉइंट में मैं बोलूं इस फील्ड में, इस स्पेस में, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की एक डेफिनेट और यूनिक वैल्यू है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड हम बात करें. सो दैट इज कॉल्ड स्केलर फील्ड. अब हमारे पास दूसरा डेफिनेशन है वेक्टर. सो वेक्टर में आपके पास एक और डायमेंशन ऐड हो जाता है, डायरेक्शन इन एडिशन टू मैग्नीट्यूड. सो अगर हम स्पेस ले लें फॉर एग्जांपल कोई एरिया, तो कोई वेक्टर फील्ड की एग्जांपल दे सकते हो? वेक्टर Wind direction. विंड डायरेक्शन. अगर हम जो ये टॉपिक कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें कोई वेक्टर आपको आइडिया आता हो? Electric field. Electric field से magnetic field. इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली, क्योंकि मैंने यहाँ पोटेंशियल लिया तो मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे ई वेक्टर. आपने देखा होगा हमेशा v जो है वो स्केलर रहता है, वेक्टर नहीं लगता उसके ऊपर, और e जो है इसके ऊपर हमेशा वेक्टर लगता है, एरो. सो द रीजन ऑफ स्पेस इन विच वेक्टर क्वांटिटी हैज यूनिक वैल्यू. अब वेक्टर क्वांटिटी की यूनिक वैल्यू का क्या मतलब है? डिफरेंट पॉइंट्स पे डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड. यूनिक डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड, यूनिक मैग्नीट्यूड स्केलर में,
ठीक है जी। सो इसमें आप क्या बोलोगे कि ई वेक्टर ये डिपेंड कर रहा है एक्स वाई जेड पे भी, और यहाँ पे भी, यहाँ पे आप अगेन एक्स वाई जेड पे। फॉर एग्जांपल 3 डायमेंशन स्पेस है हमारे पास, तो स्केलर फील्ड में हमारे पास हम सिर्फ डील करेंगे मैग्नीट्यूड में, और वेक्टर फील्ड में हमारे पास उस पर्टिकुलर वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन भी होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, rate of change with respect to another variable, one variable Yes, sir. with respect to another. For example, dy by dx, ठीक है, dy by dx, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो y2 minus y1 over x2 minus x1। चेंज बता रहा है ना ये आपको कि चेंज कितना हुआ फॉर ए स्मॉल स्टेप, ठीक है। बट अगर आपके पास 3 डायमेंशनल वेरिएबल, यहाँ पे आप y is equal to fx भी लिख सकते हो ना सिंपली, कि सिंगल डायमेंशन का फंक्शन है। बट नाउ इफ योर f डिपेंड्स अपॉन ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स, अब डेरिवेटिव कैसे फाइंड करोगे? Partial derivative. Yes. Partial derivative. Now the comes the picture of partial derivative. For example, मैं टेम्परेचर की एग्जांपल लेता हूँ। टेम्परेचर इट डिपेंड्स ऑन x y z, ठीक है। किसी रूम में टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहता है, किसी एक रूम में अगर आइसोलेटेड हो तो आइसोलेटेड, बट आपको लगेगा कि फ्लोर पे डिफरेंट टेम्परेचर है और रूफ तक जाते जाते टेम्परेचर थोड़ा बहुत 1-आधा डिग्री का फर्क पड़ता है, क्योंकि हॉट एयर जो है ऊपर की तरफ मूव कर जाती है ना। सो अगर मुझे चेंज फाइंड करना है कि टेम्परेचर में कितना चेंज हो रहा है, सो आई विल फाइंड dt पार्शियल डेरिवेटिव के विद रिस्पेक्ट कि x के विद रिस्पेक्ट टू कितना चेंज हो रहा है, y के विद रिस्पेक्ट टू एंड z के विद रिस्पेक्ट। सो आई विल मेक यूज ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव करली t by करली x along dx, curly t by curly y along dy, and curly t by curly z dz. So this is the partial derivative. This is called वन डायमेंशन है तो आप सिंपली डेरिवेटिव लोगे, 3 डायमेंशन में आप इसको ग्रेडियंट की टर्म में भी बोल सकते हो। तो अभी हम डिफाइन करेंगे कि ग्रेडियंट होता क्या, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया बच्चे, ये डेफिनेशन पार्शियल डिफरेंशिएशन से। अब अगर मैं राइट हैंड साइड को दोबारा से लिखता हूं, so if I write curly t by curly x I cap, मैं अब वेक्टर की टर्म में लिखता हूं j cap प्लस curly t by curly z k cap, ये एक वेक्टर लिख दिया मैंने। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लूं कि मेरे पास ऊपर वाला रिजल्ट आ जाए, dx I cap dy j cap। सो ये मैंने ये इस तरह लिख दिया। सो आपका dt जो है वो 2 वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर हो गया। अब ये जो न्यू नोटेशन है आप लोगों के लिए, which will be used in this entire unit, this is del operator, del of t डॉट, इसको मैं लिख देता हूं कि किसी पर्टिकुलर लेंथ, इसको dl वेक्टर लिख देता हूं, ठीक है जी। where del operator is this thing and dl is this one. So जब आप डॉट प्रोडक्ट खोलोगे तो आपको सेम ही चीज मिलेगी, ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड डेल ऑपरेटर। इट्स वैल्यू इज आई कैप करली बाय करली एक्स, जे कैप करली बाय करली वाई एंड के कैप करली बाय करली जेड, ठीक है जी। सर हाँ भाई सर सेकंड स्टेप में ये dx आई कैप प्लस ये कैसे लिखा? जब इसका डॉट प्रोडक्ट खोलोगे तो आपको आई कैप डॉट आई कैप वाली टर्म ही नॉन जीरो रहेगी, आई कैप डॉट जे कैप या आई कैप डॉट के कैप वाली जीरो हो जाएंगी, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 हो जाएगा। सो आप इसको डॉट प्रोडक्ट को खोलोगे तो इट विल गेट करली टी बाय करली एक्स इंटू डी एक्स विच इज दिस टर्म, करली टी बाय करली वाई इंटू डी वाई विच इज दिस टर्म, एंड करली टी बाय करली जेड इंटू डी जेड। डॉट प्रोडक्ट खोलेगा, ठीक है जी। सो दिस इज डेल ऑपरेटर, क्लियर है मुझे? अब यहां से आपको दिख रहा है कि पहले तो आपने डेरिवेटिव लिया था dy by dx, नाउ इट इंक्लूड्स चेंज अलोंग ऑल द डायरेक्शंस x y z, और अलोंग द डायरेक्शन ये i कैप x के अलोंग है तो i कैप है, j के y के अलोंग है तो j कैप, और z के अलोंग है तो k कैप।
तो डायरेक्शन भी है साथ में, और हर एक डायरेक्शन में चेंज कैसे हो रहा है ये वो भी बता रहा है। तो ठीक है जी। अब मैं इसको dt को फिर से लिख देता हूं, डेल t मैग्नीट्यूड dl मैग्नीट्यूड cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट था ना, मैंने उसको थीटा की टर्म में लिख दिया। Yes. So change in temperature dt when it will be maximum, ये जो आपकी Cos लेफ्ट theta हैंड साइड zero. पे है, cos theta 1 होगा। when cos theta is equal to 1, तभी तो मैक्सिमम है ना, क्योंकि cos theta की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 है। और ये 1 कब होगा? when theta is equal to 0. तो इट मींस अगर डेल्टा टी, ग्रेडियंट ऑफ टी, डेल ऑफ टी और dl, इन दोनों के बीच में एंगल 0 हो तो क्या होगा? वी सी दैट मैक्सिमम चेंज इन t, मैक्सिमम चेंज कितना हो गया? dt, इसको मैं max लिख देता हूं, सो इट विल बी दिस, ठीक है। और सिंपली ये मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं मुझे, ठीक है, इज इक्वल टू dt बाय dl, मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड की जगह dt बाय dl लिख दिया सिंपली, आप वो नोटेशन भी यूज कर सकते हो। सो इट मींस मैक्सिमम चेंज किस डायरेक्शन में है? maximum change in t occurs when theta is equal to 0, that is this del t points in the direction in which t undergoes maximum change, ठीक है। So rate of increase of t is given by slope along direction theta is equal to 0. So अगर आप, ये क्या है? स्लोप। सो अगर आप स्लोप निकाल लो किस पॉइंट पे? थीटा इज इक्वल टू 0 पॉइंट पे, सो यू विल गेट ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या है? 3 डायमेंशनल डेरिवेटिव, ठीक है। सो अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास ये रूम है, क्यूबिकल मैं बना देता हूं यहाँ पे, ठीक है, और ये आपका फ्लोर है बॉटम वाला, टी, यहाँ पे T1 है, और सरफेस, ये जो ऊपर वाला सरफेस है यहाँ पे T2 है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ठीक है। सो आपने T1 से, इस पॉइंट से T2 वाली सरफेस तक जाना, मतलब लोअर सरफेस से अपर सरफेस तक जाना है। कितने पाथ्स पॉसिबल है? कितने वेज में आप जा सकते हो फ्रॉम लोअर टू अपर सरफेस? इनफाइनाइट वेज आर देयर। सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? सर 0 डिग्री वाला स्ट्रेट लाइन, नॉर्मल है ना, यहां से मैं सीधा जंप मार के ऊपर चला जाता हूं। सो T1 से T2 तक पहुंच। दूसरा क्या है? मैं यहाँ, ये जो लोअर पॉइंट है, यहां से ये डायगोनली होता हुआ ऊपर की तरफ जाऊं, ये मेरा सबसे लंबा पाथ है, ठीक है। तो आपको ग्रेडियंट इंफॉर्मेशन क्या देता है? इट गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट मैक्सिमम चेंज अलोंग नॉर्मल पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ और मैक्सिमम चेंज, क्योंकि आपका थीटा 0 ना, तो शॉर्टेस्ट पाथ है, नॉर्मल के लॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है और जो चेंज बता रहा है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। सो ये नॉर्मल पाथ आपको बता रहा है, और चेंज आपको यहां से एविडेंट हो रहा है कि T1 से T2 मैक्सिमम चेंज आपको मिल गया, जितना पॉसिबल है वो आपको मिल गया, किस डायरेक्शन के लॉन्ग? शॉर्टेस्ट पाथ के लॉन्ग। सो योर ग्रेडियंट गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट शॉर्टेस्ट पाथ प्लस मैक्सिमम चेंज, ठीक है जी। सो अगर आपको न्यूमेरिकल में कहीं पूछा जाता है कि मैक्सिमा निकालो या डेरिवेटिव निकालो, सो आप सिंपली उसका ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये आपके ट्यूब शीट में न्यूमेरिकल भी है। फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि आपको हिल की हाइट दी हुई है इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, आपको पीक की वैल्यू निकालनी है कि कहाँ होगी उसकी पीक और किस कोऑर्डिनेट पे होगी, ये निकालना है। सो दैट न्यूमेरिकल यूजेस दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर आप एक बार ये डेल टी इज इक्वल टू dt बाय dl एक बार बता देंगे आप? ये बच्चे, ये तो मैंने, ये देखो, ये स्टेप शुरू हुआ, स्टेप था यहाँ से dt इज इक्वल टू डेल ऑफ t डॉट dl। तो जो ग्रेडियंट से ऊपर लिखा आपने इज इक्वल टू स्लोप करके, ये तो बच्चे इसको ये डेल टी को ये यहाँ लिख दिया, ठीक है, और ये dt बाय dl को इधर ले गया इसके नीचे, सो डेल टी इज इक्वल टू dt बाय dl। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैक्स बाय एल वेक्टर मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसलिए, ठीक है, और dt बाय dl आपको स्लोप देगा,
जैसे स्लोप क्या होती है बच्चे, स्लोप आपके पास dy by dx होती है ना, सिंगल डायमेंशन में, तो यहाँ पे वो dt by dl है। सर एक बार हाँ जी, एक बार स्लाइड कर दोगे? पिछली स्लाइड, जस्ट मिनट। सर हाँ भाई बोलो। सर एक क्वेश्चन था सर। पूछो। सर जैसे कि हम यहाँ पे स्लोप निकाल रहे हैं सर स्लोप का मतलब ही होता है सर किसी एक्सिस के साथ हम किसी का एंगल निकाल रहे हैं सर, किसी भी लाइन का या किसी भी चीज का सर। तो सर यहाँ पे जो ये कोस थीटा है सर, इसमें थीटा कौन सा एंगल हुआ सर फिर? दो वेक्टर्स के बीच में एंगल। कौन से वेक्टर? डी टी वेक्टर, डेल टी वेक्टर और डी एल वेक्टर। दो वेक्टर्स के बीच में भी तो एंगल हो सकता है ना, समझ गए? आपके पास फॉर एग्जांपल इफ this is your del t vector pointing in this direction and you want to your length is changing along this direction, so this is angle theta. So I am saying the gradient will give you maximum change direction. maximum change किस direction में होगा? जैसे मैंने temperature की example दी, normal के along, so normal के along कब होगा? when theta becomes 0. so आपका यहाँ पे del t भी इसी direction में होगा और dl भी इसी direction में होगा, so theta is equal to 0 in this case. so दो vectors के बीच में जो है। सही है। हाँ जी बेटा। तो पिछली स्लाइड में ये लास्ट वाला कैसे आया, ये ग्रेडियंट इक्वल टू आई इनटू डेल बाय डी डेल एक्स? तो ये वाला बता दो एक बारी। कौन सा बचे? ये वाला स्टेप या इससे ये इससे नीचे? नीचे सर, इससे भी नीचे। ये वाला नीचे। हाँ जी सर। ये तो बचे, मैंने उसकी वैल्यू लिखी है सिर्फ डेल टी। अब यहाँ देखो डेल टी में लिखूंगा तो इसका टी तो स्केलर है, सिर्फ मेरे पास टेम्परेचर इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, मैंने इसीलिए स्केलर और वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको पहले कराया। और ये जो डेल टी है दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वेक्टर वाला नेचर, टेम्परेचर जो एक स्केलर क्वांटिटी है वो वेक्टर वाला नेचर लेके कहां से आ रहा है? दैट इज कमिंग फ्रॉम डेल ऑपरेटर। सो आप इसको यहाँ पे इस तरह से समझो मुझे। सो मैं अगर डेल की वैल्यू लिख देता हूँ, ये है, ठीक है, और मुझे इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ डॉट प्रोडक्ट भी नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट भी नहीं, सिंपली मैं यहाँ पे टी लिख रहा हूँ। सो ये क्या बन जाएगा? आई कैप करली टी बाय करली एक्स, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, जे कैप करली टी बाय करली वाई एंड के कैप करली टी बाय करली जेड। ओके सर, ठीक है। सो एक और प्रॉपर्टी है वजह इसकी डेल ऑपरेटर की। सो डेल इटसेल्फ इज ए स्केलर है या वेक्टर है? This is a vector quantity. And if you are operating del on a scalar quantity, for example temperature या potential, scalar पे, if you operate del on a scalar quantity, it gives you vector. Sure. तो operator होता क्या है बच्चों वैसे? What is an operator? सर वो बता देंगे क्या ऑपरेशन लगेगा, जैसे प्लस माइनस। फॉर एग्जाम्पल आपको दो नंबर्स को सम करना है ए एंड बी, सो आप क्या करोगे, क्या लिखोगे इसमें? एडिशन ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेटर। यू सिंपली राइट ए प्लस बी, ठीक है। सो यू आर ऑपरेटिंग ए एंड बी विद एन ऑपरेशन ऑपरेटर प्लस, which signifies you have to make sum of two numbers a and b, ठीक है। Similarly, delta is del is an operator which is operating on a scalar, ठीक है बच्चे। सो ये एक ऐसा ऑपरेटर है जो स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये खुद वेक्टर है। आप इसको वेक्टर पे अगर ऑपरेट करना हो तो क्या करोगे? दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करोगे? स्केलर के साथ तो सो यू प्रोडक्ट। सो अभी तक हमने क्या किया? हाँ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसमें हमने क्या किया? वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ वी हैव वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। सो दो वेक्टर्स को आइदर हम डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं, ठीक है जी। सो दो वेक्टर हैं अगर आपके पास। हाँ बच्चे बोलो। So can you please concept again? Your voice is not audible. Repeat again. I'm saying, sir, can you please explain the hello? Sir, can you please explain the operator concept again? But I am saying the concept of operator is similar to that of mathematics operator, for example. If you have to add two numbers, you put
plus operator in between them. If you have to subtract two numbers, you put minus operator on that. If you have to multiply two numbers, you put multiplication operator in between these two. Similarly, operator क्या कर रहा है, आपको दो numbers को बता रहा है कि उनको करना क्या है. Similarly, del is an operator. It can operate on either scalar or vector. If it is operating on a scalar quantity, it converts it into vector. ये वाला, ठीक है. So scalar के साथ तो simple direct multiplication होगी, और del vector को मैंने सीधा t के साथ multiply कर दिया. So it converts a scalar into vector. So operator, अगर del operator किसी scalar पे लगाओ, so it gives direction to that scalar quantity. ठीक है. Temperature के पास सिर्फ magnitude था, डायरेक्शन नहीं थी, बट डेल ऑपरेटर अगर उसके साथ लग गया, ये दिस इज ग्रेडियंट ऑफ टी. नाउ इट इज गिविंग डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड. ठीक है जी. अब अगर डेल है, वेक्टर है, वेक्टर ऑपरेटर है, अगर आप इसको किसी स्केलर की बजाय किसी वेक्टर पे ऑपरेट करना चाहते हो, तब क्या कर सकते हो? स्केलर के साथ तो सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, वेक्टर के साथ आप सीधा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. You have two different possibilities. Either you have to take dot product, put a dot product in between these two vectors, ठीक है, or you have to put cross product. So this was the concept. तो अब हम चलते हैं मुझे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पे. ठीक है. So we have del operator, और दूसरा वेक्टर हमने लिया था एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपरेटर, del dot E. तो इसको सॉल्व कर सकते हो. वही आपको सिंपली करली बाय करली x प्लस j करली बाय करली y प्लस k curly by curly z. This was my del operator. Dot product. If I explain or write E vector in component form, so Ex I cap plus Ey j cap plus Ez k cap. So this is amplitude along different axes. अब मैं इसको अगर सॉल्व करता हूं, so I'll get curly Ex by curly x, curly Ey by curly y plus curly Ez by curly z. This is del dot E. Clear है? Yes. So E is electromagnetic. E is electric field. Electric field. कोई भी वेक्टर, आप कोई भी वेक्टर ले सकते हो. This is called, this left hand side component, this is called divergence of E vector, or simply del of E vector. ठीक है. क्लियर है बच्चे कि आप ऑपरेटर को, डेल ऑपरेटर को ये वेक्टर के साथ कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो? फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज थ्रू डॉट प्रोडक्ट. अब ये आपको, जैसे आपने ग्रेडियंट ने आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस बताया था कि मैक्सिमम चेंज बताएगा और शॉर्टेस्ट पाथ बताएगा किस डायरेक्शन में. डाइवर्जेंस क्या सिग्निफिकेंस दे रहा है आपको? इस फॉर्मूला से कुछ क्लियर होगा? सर वो एक एक्सिस के अलोंग कितना चेंज हो रहा है वो शायद. डाइवर्जेंस गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट फ्लो या डाइवर्जेंस. इसके नाम से क्लियर है, मैंने इसीलिए आपको बताया. फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सोर्स लूं, उसमें से लाइंस ऑफ फोर्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर सोर्स. अगर मैं यहां पे डाइवर्जेंस फाइंड करूं, तो क्या होगा? सोर्स से ओरिजिनेट हो रहा है, इट मीन सोर्स से डाइवर्ज हो रहा है, सो डाइवर्जेंस विल बी पॉजिटिव. पॉजिटिव. अगर मैं एक और पॉइंट लूं जिसमें मर्ज कर रही हैं सभी लाइंस, सिंक की तरह एक्ट कर रहा है जो, यहां पे अगर मैं डाइवर्जेंस कैलकुलेट करूं, इट विल बी नेगेटिव. सो दिस वाज द केस ऑफ सोर्स. सो अगर आपने किसी फील्ड का डाइवर्जेंस कैलकुलेट किया, एंड इफ number of lines or lines of force they are originating from that point, अगर उस पर्टिकुलर फील्ड में आपने डाइवर्जेंस कैलकुलेट किया, तो वो आपको पॉजिटिव दिखाएगा, यानी सोर्स होगा. और अगर वो नेगेटिव आ रहा है उस पॉइंट पे, इट विल एक्ट एज सिंक. ठीक है जी. पर अगर कोई सोर्स नहीं है, कोई सिंक नहीं है, यूनिफॉर्म फ्लो है, जीरो डाइवर्जेंस, तब क्या होगा? Zero divergence means neither lines are originating from that nor sinking to that. So neither source nor sink. So इसका मतलब सोर्स और सिंक दोनों इन्फिनिटी पे इस पॉइंट से.
हाँ, ऐसा कह सकते हो आप। ठीक है जी। सर So, ये मतलब ये हाँ, ये केस हो कैसे सकता है सर? मतलब अगर फील्ड एग्जिस्ट कर रही है तो कोई ना कोई तो सोर्स होगा ही। बच्चे अगर मैं सिर्फ लाइंस ऑफ फोर्स की बात नहीं कर रहा, किसी भी फॉर एग्जांपल आपका जो लिक्विड है, वाटर है, वो फ्लो कर रहा है किसी रिवर में, अगर Yes. कहीं से उसमें कैनाल में कहीं और से आप साइड से कुछ और वाटर नहीं आ रहा है, या आप उसमें से कुछ ड्रेन आउट नहीं कर रहे हो, ड्रेन इन और ड्रेन आउट नहीं है, यूनिफॉर्म फ्लो है, तो वहां पे आप डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर लो, वो जीरो आएगा। ठीक है। अगर आप कहीं से पानी उसमें कैनाल में डाल रहे हो, ड्रेन इन कर रहे हो, तब वो क्योंकि उसमें सिंक कर रहा है, वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर उसमें से कुछ पानी बाहर निकाल रहे हो रिवर में से या कैनल में से, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। यूनिफॉर्म फ्लो के लिए ये नेगेटिव आएगा, जीरो आएगा। सर एक तरह से मतलब कह सकते हैं हर एक डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज जीरो होगा। हाँ, क्योंकि ये आप डेल ऑपरेटर यूज कर रहे हो ना, ये आपको 3 डायमेंशन में चेंज बता रहा है। सर सर उसी से मेरे को एक क्वेश्चन है सर कि अगर एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है और उससे अगर हम वर्टिकल प्लेन में देखें तो फिर डाइवर्जेंस नहीं है, बट अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखें तो डाइवर्जेंस है। सर जैसे अगर आपकी तीनों डायरेक्शन के लॉन्ग यूनिफॉर्म फ्लो रहा, तब ये 3 डायमेंशन डेरिवेटिव है। ठीक है, तो ओनली देन you can say that this is the case. अच्छा, फ्री स्पेस की डाइवर्जेंस क्या होगी? फ्री स्पेस जीरो सर, इट हैज जीरो डाइवर्जेंस। मैग्नेट की क्या होगी? ये मैं मैग्नेट बना देता हूँ, नॉर्थ है ये इसका, ये साउथ है। अच्छा, नंबर ऑफ लाइन निकलती कहां से है? सर एक तरफ पॉजिटिव होगी, एक तरफ नेगेटिव। नेट नंबर ऑफ लाइंस बताती है मुझे। यस सर। सो नेट नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस मैग्नेट इज जीरो। जितनी ओरिजिनेट हो रही है नॉर्थ से साउथ में जाके सिंक कर रही हैं। सो ओवरऑल ये मैग्नेट का डाइवर्जेंस अगर आप फाइंड करो किसी पर्टिकुलर पोल पे नहीं, मैं कह रहा, नेट नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और सिंकिंग फ्रॉम दिस मैग्नेट इज जीरो, सो डाइवर्जेंस इज जीरो अगेन। ठीक है जी। तो ये आप कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो कि बाइनरी चार्ज का सिस्टम में भी जीरो, फिर नहीं, बाइनरी सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज अगर है, ये माइनस पॉजिटिव है, नेगेटिव, ये प्लस है, डाइपोल टाइप से। यस सर। ये आपका यहां से निकला प्लस से, ये इस तरफ। ठीक है। यस सर। अब इसका क्या होगा बच्चे? डाइवर्जेंस जीरो। चार्ज का जीरो नहीं होगा, डायपोल का जीरो हो सकता है, बट आप पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की इंडिपेंडेंट बात कर सकते हो। नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट का आप इंडिपेंडेंट बात कर ही नहीं सकते हो। जैसे ही आपने मैग्नेट ब्रेक किया, उसका फिर से नॉर्थ साउथ बन जाएगा। सर सिस्टम की जीरो होगी, सिस्टम का जीरो हो जाएगा। सर डाइवर्जेंस में हम स्पेस की बात करते हैं या फिर पार्टिकल की बात करते हैं? मैं समझा नहीं मुझे क्वेश्चन। सर जैसे अगर हम ये पॉजिटिव चार्ज है वो उस पॉइंट को देखें तो वहां पे डाइवर्जेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव पे नेगेटिव है, बट इनके बीच ये में बच्चे अगर आप, ये डिपेंड कर रहा है आप डाइवर्जेंस निकाल कहाँ पे रहे हो, किस पॉइंट पे मतलब निकाल वही रहे हो। उस पॉइंट पे ना सर, स्पेस, पार्टिकल की थोड़ी हाँ, पार्टिकल उसकी की नहीं पोजीशन पे देखते डिपेंड, मतलब। पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ओके सो सर। इसमें पॉजिटिव चार्ज में तो डाइवर्जेंस आपका पॉजिटिव आ गया, लाइंस ओरिजिनेट हो रही है। नेगेटिव चार्ज में नेगेटिव आ गया, ओवरऑल देखोगे तो जीरो हो जाएगा। सो यहां से आपको, क्योंकि वो आप कॉन्सेप्ट लगा रहे हो कि नॉर्थ और साउथ पोल इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर नहीं सकते, मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। अच्छा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव को हम इलेक्ट्रिक मोनोपोल भी बोल सकते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। सो हम इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिक मोनोपोल। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना, नॉर्थ या साउथ है तो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक, या नॉर्थ या साउथ, इसको आप मैग्नेटिक मोनोपोल बोल सकते हो। मोनोपोल का, मोनो का मतलब सिंगल, ठीक है, एक पोल वाला, मैग्नेटिक मोनोपोल। और पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को आप इन सेम एनालॉजी आप इलेक्ट्रिक मोनोपोल भी बोल सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है इलेक्ट्रिक मोनोपोल, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक मोनोपोल, इस तरह से। So when they mention that it is a monopole, when then we will take only one charge, either positive or negative. Yes. Okay, so I think time is completed.